नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी अलग अलग दायरे। ये कहानी सन 1978 में साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में अगस्त अंक में छपी थी। प्रस्तुत है कहानी अलग अलग दायरे। स्मिता ने एक निश्चयात्मक धड़ाक के साथ दरवाज़ा बंद कर सिटकनी चढ़ा ली। यह उसका निजी कमरा था। इस समय वहाँ किसी अन्य का प्रवेश निषिद्ध था। ट्रांजिस्टर पर बोनी एम की सर्वप्रिय धुन डैडी कूल तैर रही थी। इछलाती इतराती सी धुन थी। स्मिता ने ट्रांजिस्टर वक्ष पर टिका लिया और आंखें मूंद कर संगीत का रस लेने लगी। उसने सोचा, सिटकनी चढ़ा लेना ठीक ही हुआ, नहीं तो मम्मी आकर भड़ाक से दरवाज़ा खोल देती और सारा मूड चौपट हो जाता। अब तो बाहर से दस्तक भी देती रहें तो कौन सुनता है। वैसे भी डैडी कूल की धुन के पीछे इतना प्रचंड और सशक्त ऑर्केस्ट्रा था कि ट्रांजिस्टर बंद किए बिना कुछ भी सुनाई पड़ना नामुमकिन था। मम्मी तो एक बार स्मिता को कान, नाक और गले के विशेषज्ञ के पास भी ले गई थी। उसने उसके कानों की जांच करके कहा था, शी हियर्स बट शी डजंट नॉट लिसन। मम्मी उस समय तो हंसती थी, पर उस रोज़ से फिक्रा उनका तकिया कलाम बन गया था। संगीत की लय के साथ स्मिता की सांसें ऊपर नीचे गिर रही थीं। कॉलर वाली बोइश शर्ट के 2 बटन खुले थे। लाल बुंदकियों वाली ब्रेजियर्स का नन्हा सा उभार यदा कदा झांक जाता। बीच बीच में स्मिता आंखें खोल चारों ओर दीवारों पर चिपके पोस्टर निहार लेती। अधिकांश उसी के हाथ के बने थे। उसकी इसी एक कारीगरी से मम्मी खुश हैं, पर तारीफ वो फिर भी उल्हाने के साथ करती हैं। जब तुम में कला है, स्केच और पेंट कर लेती हो, तब उसे उभारती क्यों नहीं? बेकार वक्त जाया करती रहती हो। पर मम्मी को सामने वाला पोस्टर जहर लगता है। वो उसने एक किशोर पत्रिका से ट्रेस करके रंग लिया था। सामने एक लड़की बैठी है, झोला नुमा जंपर पहने। नीचे बदन को घोंटती सी फिसड्डी सी जीन्स है। पीछे बादलों में से एक दाढ़ी वाला चेहरा झांक रहा है। लड़की के मुंह के समीप शब्दों का धुआं उड़ रहा है। आह, दैट गाय सेंड्स मी। पहले तो मम्मी को वे शब्द ही बेहुदा लगे थे, फिर उसका सभी कुछ वाहियात लगने लगा, खास तौर से फिड्डी जीन्स। वो जमुना भी तो स्मिता की जीन्स धोते समय ढेरों नीला रंग निकलते वक्त मम्मी को पुकारने लगी थी कि देखो मेम साहब, बेबी ये क्या कपड़ा उठा लाई है, मरा कच्चा है, आप ही लाया करो इनके कपड़े लत्ते। जब उसे समझाया गया कि बाबा खास तौर से दुकानदार से फेडिंग क्लॉथ की मांग की गई थी और ठोंक बजाकर ही कपड़ा खरीदा गया था कि हर धुलाई में कपड़ा कच्चा और बदरंग निकलेगा, तब जमुना की आंखें माथे पर चढ़ गई थीं। अब की बार जब डैडी अमेरिका जाएंगे तो स्मिता उनसे हिपस्टर ली वाई जीन्स मंगवाएगी। पता नहीं कब जाएंगे, 6 महीने से हिंदुस्तान में ही बैठे हैं। चिंकी पिंकी के पापा तो इस बीच 2 बार अमेरिका हो आए। होने तो मम्मी को चिढ़। फेडिंग जीन्स आर इन वोग, स्मिता ने लापरवाही से सोचा। हाय, शायद मम्मी खटखटा रही हैं। आफत है, हम तो कभी नहीं तंग करते उन्हें उनके कमरे में घुसकर। वो भी रेडियो पाकिस्तान लगाकर नाहिद अख्तर और हबीब वली मोहम्मद की गज़लें सुना करती हैं। मम्मी भी उसकी तरह आंखें बंद कर लेती हैं, पर उसकी आहट सुनकर जब वो पलक खोल देती हैं तब उनकी आंखें गीली गीली सी होती हैं। स्मिता तो गाना सुनकर कभी नहीं रोती, बशर्ते कि उसे बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। एक बार सिर के दर्द से बेहाल मम्मी उसका ट्रांजिस्टर जबरन बंद करने चली आई थीं। अंग्रेजी धुनों का उन्हें शौक नहीं, पर तब भी दरवाजे का हैंडल थामे वो धक से रह गई थीं। वो धुन उन्हें मथे दे रही थी, जो अलीन डोंट टेक माई मैन अवे। मुझे शर्म सी आने लगी। मुझे भी ओलिविया न्यूटन जॉन का वो रिकॉर्ड पसंद है, पर भाई इसमें रोने की क्या बात है? सुन तो रही थी, कोई ना सुनने देता तब भी कोई बात थी। गाना तो उनकी भावनाओं से बेखबर चलता ही गया। यू हैव द चॉइस ऑफ मैन, आई कैन नेवर लव अगेन, ही इज़ द ओनली वन। पूरा गाना ख़त्म होने तक मम्मी दरवाजे का हैंडल थामे खड़ी रह गई थीं। स्मिता ने उस गाने के लिए रिक्वेस्ट भेजना ही बंद कर दिया था। मम्मी भी गजब हैं, एकदम वियर्ड। पता नहीं डैडी वहाँ बैठक में कब तक बैठे रहेंगे। अपने सोने के कमरे की ठंडक छोड़कर वहाँ स्टडी टेबल पर बैठे कागज वागज उलट रहे होंगे।
सामने टीवी चल रहा होगा। अभी घर में दो दो एयर कंडीशनर लगे हैं, एक मम्मी के कमरे में और दूसरा स्मिता के कमरे में। इसलिए डैडी को मम्मी के कमरे में सोने जाना पड़ता है। वो तीसरा एयर कंडीशनर लगवाने की फिराक में है। अनुज का कमरा तो साल में 9 महीने खाली ही पड़ा रहता है, वहीं ठुकवा लेंगे। बेकार ही अनुज को उठाकर बोर्डिंग हाउस भेज दिया। मम्मी डैडी को तो जब उसके रुपयों के लिए तकाजे भरे खत आते हैं या उसे मनी ऑर्डर भेजना होता है तभी लगता है कि वो भी है। अनुज के पत्र ट्रे में रखकर जाकू पहले मम्मी के कमरे में ले जाता है, फिर डैडी के पास। स्मिता के पत्र तो उसके ताजे सुने चुटकुलों से ही भरे रहते हैं, या फिर कॉमिक में से कोई कार्टून काट कर भेज देगा। सीधी बात तो कभी नहीं लिखेगा। कभी कभी तो उसकी सांकेतिक भाषा समझने के लिए स्मिता को एस्ट्रिक्स की कॉमिक खोलनी पड़ जाती है। अनुज ने कराटे और कुंग-फू कुश्ती के शूरवीरों की विशेष दांव पेचों की मुद्राओं वाले पोस्टर इकट्ठा कर रखे हैं। जाने से पहले वो उन्हें अपने कमरे से उखाड़कर स्मिता के कमरे में चिपका जाता है, जैसे वे वहाँ अकेले हो जाएंगे। स्मिता को अपने कमरे की एक दीवार हमेशा ब्रूसली के चित्रों के लिए खाली रखनी पड़ती है। जब अनुज घर आ जाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। मम्मी डैडी को भी आपस में बात करनी पड़ जाती है। वो अकेले मम्मी से संभलता ही नहीं। मम्मी को डैडी से शिकायत और डैडी को मम्मी से मशवरा करना पड़ जाता है। एक बार अनुज ने कह दिया कि मम्मी की लाई हुई कमीज शिट है। बस मम्मी ने फ़ौरन शिट का तर्जुमा करके उसे हिंदुस्तानी में बोलने को कह दिया कि देखें अब तुम्हें ये शब्द बेहुदा सुनाई देता है कि नहीं। सच ऐसा खराब लगा हिंदुस्तानी में तो। अनुज भी उनके गोल्डन स्पेनियल नस्ल के कुत्ते डस्टी जैसा है। डस्टी भी जब तक अलग अलग कमरों में जाकर घर के सभी सदस्यों को बारी बारी सूंघ न ले उसे चैन नहीं मिलता। एक की गंध दूसरे के पास और दूसरे की तीसरे के पास ले जाता फिरेगा। गंध की डोर से सबको बांध देगा। किसी किसी शाम तो मम्मी डैडी डस्टी से ही बात करके रह जाते हैं। मम्मी डैडी जब डस्टी को अलग अलग पुचकारते दुलारते हैं तब इस घर में प्यार की लौ सी लहकने लगती है। स्मिता को डस्टी पर फिर और भी प्यार उमड़ने लगता है। वो उसे अपनी गोद में ले लेती है। डस्टी भी अपने सुनहरे सुनहरे बालों में से झांकता मासूम चेहरा उसकी बाह पर टिका देता है। शाम को जब वे तीनों अपने अपने कमरों में चाय पी रहे होते हैं, सिर्फ डैडी ही बैठक में चाय मंगवाते हैं, तब डस्टी पहले मम्मी के कमरे में पहुंचेगा और उनकी कुर्सी के हत्थे पर मुंह टिकाकर बड़ी आशा से देखने लगेगा। हिलेगा डुलेगा बिल्कुल नहीं। उसे पता है लालच और बेसब्री दिखलाएगा तो मम्मी झिड़क देंगी। मम्मी प्लेट में से एक बिस्कुट उठाकर उसे दे देंगी एक ही, क्योंकि वो जानती हैं डस्टी वहाँ से डैडी के पास जाएगा। डैडी उसे भी एक बिस्कुट देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि वो मम्मी के पास से आया है। स्मिता भी जानती है कि वो उन दोनों के पास से वसूली करके आया है, इसलिए उसे बिस्कुट नहीं देती। अपनी चॉकलेट में से ज़रा सा टुकड़ा दे देती है। डस्टी को इंसान बेहद पसंद है। वो हर समय किसी न किसी से सटकर बैठे रहने का प्रयत्न करता है। मम्मी के पाँव पर पसर जाएगा, डैडी के स्लीपर पर सोएगा और स्मिता का तो खैर मुँह ही चाट लेता है। लेकिन अनुज का तरीका दूसरा है। वो मम्मी को इतना खिजा देता है और डैडी को इतना गड़बड़ा देता है कि उन्हें एक होकर मोर्चा लेना पड़ता है। डैडी कूल की धुन समाप्त हो गई है। हाय, इस वक्त अगर डैडी बैठक में ना होते तो स्मिता गलीचे पर पसर कर टीवी का साउंड बंद करके ट्रांजिस्टर कान पर रखकर एक साथ दोनों का मज़ा ले रही होती। जब टीवी पर बकवास प्रोग्राम आ रहा होता तो वो आंखें बंद करके ट्रांजिस्टर सुन लेती, बल्कि कॉमिक भी साथ रखती। जब टीवी और ट्रांजिस्टर दोनों पर बकवास प्रोग्राम आ रहा होता तो बीच में कॉमिक के पन्ने उलट लेती। पर डैडी तो ऐसा मरकर भी नहीं करने देंगे। मम्मी देख लें तो बिल्कुल ही जान खा जाएं। ट्रांजिस्टर पर अब आ ग्रुप का हिट सॉन्ग शुरू हुआ ही था कि डस्टी ने आकर पंजों से दरवाज़ा खरोचना शुरू कर दिया। स्मिता ने दरवाज़ा खोला तो डस्टी लपक कर भीतर हो लिया और अपने दोनों पांव स्मिता के पेट पर टिका कर लगा कूं करने, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। क्या बात है डस्टी? स्मिता ने पुचकारा तो वो और भी जोश में आ गया और उसकी जीन्स का पायचा अपने जबड़े में दबा बैठक की ओर खींचने लगा। स्मिता लाचार और ट्रांजिस्टर बगल में उठाए बैठक में पहुंच गई। बंद करो ये। मम्मी सोफे पर थीं। स्मिता तो उन्हें अपने कमरे में मैगज़ीन पढ़ता छोड़कर आई थी, यहाँ कैसे पहुँच गई? टीवी चल रहा था। पापा भी अपनी टेबल से एकटक टीवी देख रहे थे। दोनों एक साथ आज बैठक में? स्मिता सोचने लगी,
पापा तो दफ्तर जाते समय भी जाकू को ही बोलकर जाते हैं कि दोपहर के खाने पर आएंगे कि नहीं। मम्मी जब शॉपिंग को जाती हैं तो स्मिता या जमुना से ही कहकर जाती हैं कि कब तक लौटेंगी। स्मिता ने मम्मी डैडी को कभी एक दूसरे की प्रतीक्षा करते नहीं पाया। जाकू और जमुना भी इस परिवार के सदस्यों के बीच एक और कड़ी हैं, डस्टी की ही तरह। स्मिता ट्रांजिस्टर बंद कर सोफे पर मम्मी के समीप बैठ गई। टीवी पर एक मूक बधिर की समस्या को लेकर एक लघु चित्र चल रहा था। एक छात्र और छात्रा सांकेतिक भाषा में बातचीत कर रहे थे। बड़ी तत्परता से वो संकेत बदलते चले जाते और वाक्य बनते जाते, जैसे चलचित्र बनाने का बुनियादी फार्मूला। एक के बाद एक चित्रों की रेल छोड़कर हरकत का भ्रम पैदा करने जैसा उपयोग में लाया गया हो। कभी एक हाथ के मुक्के पर दूसरे हाथ का अंगूठा टिका होता, कभी हथेली पर दूसरी हथेली रखी होती, तो कभी उंगलियां शब्द बुनती चलती। प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान इस तेजी से घट रहा था कि लगने लगा वे संकेत से नहीं सहजता से सबकी तरह बतिया रहे हैं। पीछे से कमेंट्री जारी थी जिसमें संकेतों के अर्थ दिए जा रहे थे। वे काफ़ी जटिल वाक्य और गूढ़ शब्दार्थ भी रचे ले रहे थे। विचार विनिमय और नोक झोंक सी भी हुई। स्मिता अवाक इन पेंटोमाइम को देख रही थी। किसी भाव को समझाने के लिए जब वे झिझकते तो स्मिता का मन होता कि जो भी वो कहना चाह रहे हैं उसे वो सरपट बोल जाएं। कैसी छटपटाहट थी दोनों में अभिव्यक्त की। एक जगह आकर मूक बधिर छात्र के लिए संकेत नाकाफ़ी हो गए। उसने गले से एक निरर्थक सा स्वर निकाला, उसका एकमात्र स्वर। वो उस गोंगों को कभी दीर्घ कभी लघु कर आंखों भवों की सहायता से अपनी साथिन को समझाने का घोर प्रयत्न करने लगा। पल भर को पीछे से कमेंट्री बंद हो गई। मम्मी भी परेशान सी दिखलाई देने लगीं। स्मिता का दम घुटने लगा। पापा भी स्तब्ध थे। तभी छात्रा ने समझदारी से सिर हिला दिया और उत्तर में संकेत दे दिया। एक अद्भुत आत्मतुष्ट की प्रसन्नता छात्र के मुख पर सर्वत्र छा गई। धवल दंत पंक्ति स्वर और शब्द बन मुखरित हो उठी। वो क्षण कृतित्व का क्षण सा था। स्मिता ने देखा मम्मी के मुख पर भी संतोष फैल गया। और डैडी? अचानक चहकने लगे, मम्मी को ही सीधा संबोधित करके। बहुत पहले उन्होंने मूक बधिर पात्रों को लेकर कोई उपन्यास पढ़ा था, उसी का सारांश सुना डाला। मम्मी की प्रश्न सूचक दृष्टि अपने पर टिकी पा डैडी ने उसका चरित्र चित्रण और विस्तार में व्याख्या भी शुरू कर दी। ये क्या हुआ? डैडी को वाणी कैसे मिल गई? ये तो बहुत बढ़िया वक्ता हैं। स्मिता ने हैरत से सुना। मम्मी भी बहुत कुछ बोल गई हैं। इतना सब इनके बीच कहाँ जमा पड़ा था? शब्द हैं कि दोनों के मध्य वेग से बहे चले जा रहे हैं, झर झर झरे चले जा रहे हैं। स्मिता ने धीरे से उठकर टीवी भी बंद कर दिया। वो केवल मम्मी डैडी के बीच घट रहे संवाद को ही सुनना चाह रही है। ट्रांजिस्टर एक और उपेक्षित सा पड़ा है। डस्टी के कान खड़े हो गए हैं। उसने मम्मी डैडी और स्मिता के फिर से 3 कोण बना लिए हैं और उछलता दौड़ता उनके बीच सेतु बनाता चला जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी अलग अलग दायरे। इसमें मम्मी डैडी और पुत्री का त्रिकोण है और इन्हें जोड़ता है एक कुत्ता। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।